फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें पढ़ना है, तो हमने प्रीवियस वीडियो में रसशास्त्र के बहुत सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया ऑलमोस्ट। तो आज हम लोग रसशास्त्र और भेषज का लास्ट पार्ट होगा ये आपके एग्जाम से पहले का। तो इस पार्ट में हम लोग मेन क्वेश्चंस और डिस्कस कर लेते हैं। 10-15 क्वेश्चंस होंगे। जैसे हेमगर पोटली पे क्वेश्चन आता है, लक्ष्मी विलास का वर्णन करने को क्वेश्चन आ सकता है। तो हेमगर पोटली में क्या होता है, हम भारत के भस्म 3 भाग, स्वर्ण भस्म 1 भाग, ताम्र भस्म 2 भाग और शुद्ध गंधक लेते हैं। ठीक है, उसका वन पार्ट लेंगे 1 भाग। इन सबको हम चित्रक के क्वाथ में 2 प्रहर तक खरल यंत्र में खरल करेंगे, ट्राइचुरेट करेंगे। सूखने पर इनके जो कोड़ियों के भीतर जो भरकर, जैसे कि जो हम लोग पर्ल्स होते हैं उनके बीच में भरेंगे इसे, और उसके बाद सुहागे से बंद कर देंगे, मतलब एक प्रॉपर उसकी थ्रेडिंग करके उसे बंद करना। अब इनको शराब संपुट देके, गजपुट देके हमें क्या बना लेना है, इसकी भस्म। तो जब ये खुद ही ठंडा हो जाएगा, सुअंग शीतल होने के कारण जो कोड़ियां उनके सहित इसको पीस लेंगे। उसी क्रिया को हम मृंगाक रस के समान, और जो ये क्षयनाशक होते हैं, इसी को हम लोग हेमगर पोटली यहाँ पे बोल रहा है। लक्ष्मी विलास रस की अगर हम बात करें, तो इसके निर्माण के लिए हमें शुद्ध कुचला 6 तोला लेनी है, काले मरीच लेनी है, उसके बाद लोह भस्म लेनी है, शुद्ध गंधक लेना है, उसके बाद यहाँ पे शुद्ध पारद 1 तोला और प्रथम पारद गंधक की कजली बना लेनी है। ठीक है, फिर इसके तैयार होने पर हमें अन्य औषधियों का चूर्ण और भस्म मिलाकर खरल यंत्र में अदरक के स्वरस के साथ इसको मर्दन ट्राइचुरेट करना है। इसी प्रकार हमें शतावर जो भूमि है उसमें शतावर भूमि आंवला ये लेना है, और साथ में भांगरे का स्वरस दैट इज भृंगराज। ठीक है, उसका स्वरस की 3-3 भावना देकर एक रत्ती की गोलियां बनानी है। इसका यूज क्या होता है, बॉडी में यूथ, जैसे हमारी जो एज है वो कम रहती है, यूथनेस रहती है, सुंदरता बढ़ जाती है, दुर्बल व्यक्तियों को ये पुष्ट करते हैं, वीर्य की वृद्धि करते हैं। आरोग्य वर्धनी वटी की अगर हम बात करें, तो शुद्ध पारद गंधक भस्म, अभ्रक भस्म, ताम्र भस्म, ये सब कुछ लेकर पारद और गंधक से क्या बनाएंगे, कज्जली, और बाकी औषधियों का चूर्ण इसमें मिला के भस्म बनाकर 2 गुना इसमें त्रिफला, शिलाजीत 3 गुना, गुग्गुल 4 गुना, ये सब मिला के चित्रक मिलाकर इसको कूटकर चूर्ण बना के नीम स्वरस के अंदर, नीम पत्र के स्वरस में हमें इसको भावना देके गोलियां तैयार कर लेनी है। तो ये आपका कुछ कुछ प्रिपरेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है यहीं पर, तो इस तरीके से आप यहाँ से रीड कर लेना, ही पीडीएफ में शेयर कर दूंगी। धान्य अभ्रक इंपॉर्टेंट रहता है। तो धान्य अभ्रक के बारे में अगर हम पढ़े, तो उत्तम जाति जो होती है वो कृष्ण अभ्रक को लेकर उसे साफ करके उसका चूर्ण करना है। इसमें हमें 1/4 क्या डालना है, छिलके सहित धान मिलानी है, और कंबल में एक तरीके से फर्मेंट करना है, तो कंबल में बांध लेना है। 3 दिन तक कांजी में जब हम इसे रखेंगे, जो तीसरे दिन कांजी के पात्र को, पोटली को हमें मसलते रहना है, और उसके बाद जो अभ्रक कंबल से बाहर निकालेंगे, इसे इकट्ठा कर लेते हैं। यही हमारा धान्य अभ्रक कहलाता है। इसका उपयोग उत्तम भस्म बनाने के लिए किया जाता है, और धान्य अभ्रक तैयार करने से शुद्ध एवं उत्तम भस्म भी तैयार होती है। अब आपको अलग अलग शोधन पूछा है, जैसे गंधक का आ गया, तो का, कासिस का, फिर आपका ग्यारिक, अंजन, नाग, यश, उसके बाद मंडूर, कांस्य और मुक्ता। तो आपको अलग अलग शोधन, जैसे मैंने कासिस का पहले भी बताया कि खरल में चून करके इसको क्या करना है, भांगरे की एक भावना देकर काफी शुद्ध हो जाता है। 3 भावना से और ज्यादा लाभकारी बताया गया है। इस तरीके से यहाँ पे अंजन शोधन है, यश है, तो आपको एक बार रीड करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, प्रवाल मानिक के त्रिनकान अकी, के मैं पहले भी पढ़ा चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में। जयपाल, टंकन और कुचला के शोधन की अगर बात करें, तो जयपाल इसके बीजों को 3 गुना गौमूत्र में भिगोते हैं, और बाहर निकालकर इसको जो हम चीर कर इसमें उत्पन्न जो रस है, पत्र को निकालकर पोटली में बांधकर फिर गौ दूध में इसका स्वेदन करने से शुद्ध हो जाता है। टंकन की अगर बात करें, तो इसके मोटे चूर्ण को कढ़ाई में डालकर जब तेज अग्नि पे पकाते हैं, तो वो फूल कर जब उसका जो पानी है वो पूरा सूख जाए, तो आवाज आती है जैसे, तो वो बंद हो जाएगी। उसके बाद इसे खील जैसा हो जाएगा, इसी का ये शोधन है। कुचला की अगर बात करें, तो दोला यंत्र में गाय का दूध डालकर यथाविधि स्वेदन करने से ये भी शुद्ध हो जाता है। हिंगुलेश्वर रस पे क्वेश्चन आते हैं, तो शुद्ध हिंगुल, शुद्ध वत्सना और पिपली चूर्ण ये 2-2 तोले लेकर एकत्र करके इसको खरल में मर्दन करके इसकी गोली बनानी है। फिर से अदरक के साथ इसको जो है हम प्रयोग में लेते हैं। त्रिभुवन कीर्ति रस बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो त्रिभुवन में हिंगुल, वत्सना, उसके बाद सोट, मरीच, पिपली और आपका सुहागा, खील, पिपली मूल, ये सम मात्रा में लेकर अदरक और धतूरे स्वरस में घोटकर इसकी भी गोली बना के यूज करते हैं फॉर फीवर वगैरह। ठीक है, यहाँ से फिर आपको नेक्स्ट ऐसी वसंत सुकुमार रस के इंग्रेडिएंट्स और ये याद रखने हैं। लोकनाथ रस, नवायस लो में आपका सोट, मरीच, पिपली, हरड़, बहेड़ा, आंवला, नागरमोथा, विडंग, चित्रकमूल, ये सब आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपको ऐसी लघु सूचेकर रस हो गया, चंद्रकला रस हो गया, ये सब रीड करना है। मेन अभी पढ़े, जैसे योगेंद्र रस की अगर बात करें, रस सिंदूर 2 भाग, स्वर्ण भस्म, कांत लोह भस्म, अभ्रक भस्म, मुक्ता भस्म, वंग भस्म, एक भाग लेकर घृत कुमारी के स्वरस में व्यधा विधि अनुसार 2-2 रत्ती गोली बनानी है। ये योगवाही होता है, तो अनुपान के अनुसार अनेक रोगों में लाभकारी है, जैसे वातज रोग हो गए, प्रमेह, बहुमूत्र, मूत्र आघात, भगंदर, अपस्मार, उन्माद, अर्श, इन सब में यूजफुल है। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ से जो आप पढ़ सकते हो, जैसे रस परपटी, बोल परपटी और श्वेत परपटी, ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो सबसे पहले पंचामृत परपटी की बात करें, तो ताम्रभस्म
भस्म, शुद्ध पारद, नाग भस्म, लोह भस्म और वंग भस्म सबको लेके, गंधक को 2 भाग लेके, कज्जली को लेके, अनेक प्रकार के अन्य भस्म मिलाकर हमें कढ़ाई में थोड़ा घी डालकर मंद अग्नि पर जो पिघल जाए ये प्रॉपर, तो उसको हमें क्या करना है, एक केले के पत्ते में जैसे दोनों तरफ स्प्रेड करेंगे और उसके बाद ये पिघले हुए द्रव्य को पत्ते में डाल के उसे प्रेस कर लेना है। तो फिर उसको ढकने के बाद जब वो जम जाएगी तो पपड़ी की फॉर्म में वो यूज होती है, काश, क्षय, अर्श, ग्रहणी आदि रोगों को नष्ट करती है। प्रकार की परपटी बताइए, बोल परपटी, रस परपटी, श्वेत परपटी। बोल परपटी में क्या करना है आपको, गंधक और पारद से सेम अमाउंट में लेके कज्जली बनानी है, घी में लोहे के पात्र में डालकर बेरी की अग्नि पर रखकर पिघलाना है, इसमें बराबर बोल, हरिद्रा और उसके बाद आपको पिघलाने के बाद पंचामृत परपटी की तरह गोबर पर रख के पत्तों में डालकर फैलाना है केले के, उसके अंदर से शीतल करके एकत्र करना है। 6 रत्ती मात्रा में ये रक्त प्रदर और रक्त अर्श में यूज होती है। रस परपटी में पारद गंधक सम मात्रा में लेके कज्जली करके घी के पात्र में डालकर पिघलाना है, फिर इसे सेम केलों के पत्तों से वैसी सेम चीज करनी है। गृहिणी में यूज होते हैं 2 रत्ती। श्वेत परपटी में कलमी, सोरा, 40 तोला फिटकरी, 5 तोला नवसादर लेकर मिट्टी की हांडी में इसे भी आग पर पिघलाना है, फिर गोबर पर केले के पत्तों पर रखकर उस पर डाल के केलों के पत्तों से ढककर हाथ से फैलाकर इसको भी यूज करना है। मूत्रल, स्वेदल होती है, मूत्रक्रीच, मूत्रगाल, अश्मरी और अफारा में यूज होती है। इस तरीके से आपको ये पढ़ना है। फिर नेक्स्ट आप यहाँ से चंद्रप्रभा वर्टी और उसके बाद मैंने आपको रस पुष्प का निर्माण पहले वाली वीडियो में बता दिया था। यहाँ से नेक्स्ट अब आपको कुछ भेषज के क्वेश्चंस और देख लेते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था रस शास्त्र का एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है कि रस शास्त्र का इतिहास, उसका क्रमिक विकास लिखो। इसी तरीके से भेषज कल्पना का इतिहास, उसका क्रमिक विकास लिखने के लिए आप इसको रीड कर सकते हो, लॉन्ग आंसर में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे भेषज औषध में अंतर, भेषज की निरुक्ति, उसके औषध और भेषज में अंतर लिखो। तो ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो भेषज क्या, जो शारीरिक और मानसिक विकारों को दूर करने के लिए उपाय किए जाते हैं, हवन, बलि, शांति पाठ, ये सब कुछ जो होता है इसे हम भेषज कहते हैं। भेषज की निरुक्ति, भेषज की जो निरुक्ति है वो भेयम रोग भेयम जयति इति भेषज, जहाँ रोग रूपी भय को दूर करने के कारण इसे भेषज या औषधि कहते हैं। तो इसमें लिखा भी हुआ है कि जो भीषक होता है वो वैद्य जो जानने योग्य का कारण बनता है, जो इलाज करता है, जो चिकित्सा के लिए हितकारी उपाय बताता है, वो भेषज है। भेषज के गुण जो बताया चतुष्पाद में, उसमें चिकित्सा चतुष्पाद में भेषज के जो 4 गुण बनाए, क्या है, बहुलता, दैट इज बहुत ज्यादा अमाउंट में मिलना, रोग हर दूर करने में सामर्थ्य, अनेक विध कल्पना से योग्यता वाली पूर्ण होना, और भेषज जो होता है उसका रस गुण, वीर्य, विपाक आदि गुणों से युक्त होना। भेषज और औषध में जो अंतर होता है, ये देव विपाश्र चिकित्सा होती है और औषध युक्ति विपाश्र चिकित्सा है। भेषज जो होती है शारीरिक मानसिक दोनों विकार को दूर करती है, औषध सिर्फ शारीरिक विकार दूर करती है। भेषज में मंत्र, हवन, बलि सब कुछ आता है, औषध में सिर्फ वनस्पति धातु आदि चीजें आती हैं। तो आपको एक ये करना है। फिर ऐसी पंचविध कषाय कल्पना पे लॉन्ग आएगा, तो आपको ये भी पढ़ना है। यहाँ से आपने पढ़ा भी होगा तो इसको एक बार रीड कर लेना। फिर नेक्स्ट यहाँ पे ये वीर्यकाल अवधि, दिस इज फॉर शॉर्ट, इसका श्लोक भी याद होगा आपको। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई बनाया गया कोई भी चूर्ण, गुटिका, रस, भस्म, आसव, इन सबकी जो आदि की कारमुकता कब तक रहती है, ये उसकी वीर्य काल अवधि होती है, जो सारंगधर ने अलग अलग बताई है। तो वीर्य अवधि का वर्णन जैसे कि काश औषधियों का जिन्हों जंगल में एकत्र किया जाता है बिना काम के लिए, 1 वर्ष बिताने पर वो वीर्यहीन, उसकी पोटेंसी लो हो जाती है। तो सभी की इसी प्रकार की वीर्य अवधि अलग अलग बताई गई है। चूर्ण की जैसे बताए तो 2 महीने बताई है, ठीक है, गुणहीन हो जाएगा 1 वर्ष के अंदर अंदर। गुटिका और अवलय की 1 वर्ष बताई है। इस तरीके से आपको याद रखना है। फिर औषध संग्रह पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि कैसे करी जाती है। तो औषध संग्रह का सामान्य नियम है कि जो औषध ग्रह की नस्य एवं वह उत्तम भूमि जो कि हितकर हो, आवश्यक हो, उसमें उत्पन्न होनी चाहिए। कंकड़, पत्थर, वाल्मीकि, मिट्टी, शमशान, इन सब स्थानों से दूर होनी चाहिए। उसके बाद जो औषध कृमि, कीट, विष युक्त, धूप, वायु, जल, इनसे विकृत ना हो, गुणहीन ना हो, विकृत गंध वाली ना हो, ऐसी औषध हमने प्रशस्त भूमि से लेनी है। फिर उसके बाद उत्पन्न औषधियों का हमें संग्रह उचित ऋतु एवं उसके उत्पन्न काल में ही करना चाहिए। इसके अतिरिक्त चरक, सुश्रुत और आदि ग्रंथों में फल, शाक, कंद, धान्य, पुष्प, मूल, इन सब के बारे में बताया गया। इनको इकट्ठा करना है। फिर उसके बाद उचित ऋतु में उत्पन्न धान्य लेने चाहिए और चरक अनुसार शाखा, वर्षा एवं वसंत में पत्र लेने हैं हमें। वसंत में पत्र, शाखा हमने लेनी है, वर्षा में शाखा। बेसिकली हम लोग सारे, तो यहाँ पे अलग अलग ऋतुओं के अनुसार बताया। जैसे वसंत ऋतु में पत्र बताया, मूल जो हमें ग्रीष्म में लेनी है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। फिर हमें उसके त्वचा, कंद, ये सब देखना है शरद में। उसके बाद सार, हेमंत में पुष्प ऋतु के अनुसार लेने होते हैं। तो इस तरीके से इसका औषध संग्रह बताया। फिर वीर्य ऋतु एवं भूमि के अनुसार कौन सा अंग ग्रहण बताया गया, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे शाखा की बात करें तो जब जिस ऋतु में प्रयोग आ जाए, वर्षा एवं वसंत में इसका ग्रहण बताया है। पुष्प एवं फल का मध्य काल में बताया है। उसके बाद ग्रीष्म एवं शिशिर में नए नए पत्ते आने पे मूल का। फिर छाल, कंद और दूगता शरद में बताया है। शाक का उचित भूमि में अकाल में उत्पन्न नहीं हो, मूली को छोड़कर कोई शाक
जो भी शुष्क शाक वो नहीं लेना होता है। कंद की बात करें तो पुष्ट काल में उत्पन्न और दोष से रहित हो, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर ये भी इंपॉर्टेंट रहता है शीर्पाक पे, जैसे अर्जुन शीर्पाक इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं। क्वाथ कल्पना, चूर्ण निर्माण, वेसावर के गुण धर्म क्या है, स्वरस कल्पना क्या है। तो ये कुछ शॉर्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है एक्चुअल में, तो आपको ये भी याद करना है। शीरपाक की अगर बात करें तो जिस द्रव्य का शीरपाक बनाना है उससे 8 गुना उसमें क्या लेना है, दूध, ठीक है, और दूध से 4 गुना उसमें जल लेकर पाक करें। तो जब दूध मात्र शेष रह जाए तब उसको छान लेना होता है, यही शीरपाक है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर क्वाथ कल्पना क्या, जिस द्रव्य का क्वाथ करना है उससे पहले मोटा कूट कर लोह मिट्टी आदि के पात्र में उचित जल डालकर हमें पकाना है। फिर जल की मात्रा जैसे वर्णित करी गई है कि जो भी मृदु और मध्यम होता है उसमें द्रव्य में 4 या 8 गुना जल लेना है, और जब वो 1/4 रह जाए, चौथाई भाग रह जाए, तब हमें उसको निकाल लेना है। तो कठिन द्रव्य में हमें 16 भाग बोला गया है पानी डालकर, और 8वां भाग शेष रहने पर उसे निकालना है, यही क्वाथ कल्पना है। चूर्ण की बात करें तो सूखे द्रव्य को जब बहुत बारीक महीन पीस लेते हैं वही चूर्ण है। यदि किसी चूर्ण के प्रक्षेप का विधान है तो हमें गुड़ समान मात्रा चीनी, घी, मधु और दुगना तेल लेके लेना चाहिए। तो ये सब यहाँ लिखा गया है। वेस्वार के गुण क्या है कि अस्थि रहित मांस को पीसकर गुड़, घी, पिपली, मरीच आदि में मिलाकर पकाना ही वेसावर कहलाता है, ठीक है। इसके स्वरस कल्पना है, मास्टर से आप पढ़ लो। फिर तालिश आदि चूर्ण में क्या क्या होता है, मैंने इनकी ट्रिक्स डाली हुई है ऑलरेडी, आप औषधि कल्प ट्रिक्स करके सर्च कर सकते हो। तालिश पत्र 1 तोला, काली मिर्च 2 तोला, सौंठ 3, पिपली 4, वंश लोशन 3, ठीक है। इन सबको लेके छोटी इलायची और दालचीनी आधा आधा तोला लेनी है, सबका पेस्ट या सॉरी चूर्ण बना लो। फिर 32 तोला मिश्री या चीनी में डालकर जो बनता है डाटस तालिश आदि चूर्ण, इसमें श्वास का जीजवर, अग्निमांदे, संग्रहणी, अरुचि, इन सबको वो दूर करता है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है जिसमें पेया, कल्क, प्रमथ्य, मंड, यवागु, इस तरीके से जो आपके अलग अलग कल्पनाएं हैं उस पर पूछा जाता है। तो पेया की अगर बात करें तो जिसमें द्रव भाग अधिक हो और कुछ ठोस भाग हो उसे हम पेया कहते हैं, ठीक है। इसके अंदर चावल मंड के समान, किंतु जल जो चावल में वो 6 गुना लेना होता है, ठीक है। जब तरल में चावल पक जाते हैं तब उतार कर इसको प्रयोग करते हैं, तो ये पथ्य कल्पना का लॉन्ग क्वेश्चन आता है। इसी तरीके से प्रमथ्या भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या होता है, 4 तोले द्रव्य के कल्क को लेकर 32 तोला उसमें जल डालना है, 1/4 जब वो रह जाए तो ये प्रमथ्या गृहिणी और अतिसार में बहुत यूजफुल बताई गई है। मंड में 14 टाइम्स वाटर लेना है और चावल से धोने पर द्रव भाग को अलग कर लेना है, और यही मंड है। जो पेया होती है उसके अंदर मंड मतलब जो पानी है साथ में थोड़े बहुत चावल रहते हैं, यहाँ पे बिल्कुल सिर्फ लिक्विड पार्ट रहेगा। यवागु में क्या करना होता है, यवागु जब जल, क्वाथ आदि में चावलों को पकाकर जो आहार तैयार किया जाता है उसे यवागु कहते हैं। 3 प्रकार के पानी की मात्रा की दृष्टि से मंड, पेय, विलेपी, ये 3 तरीके के बताए गए हैं। विलेपी में हमें क्या करना होता है, 6 गुना जल होता है, 4 गुना जल, विलेपी में 4 गुना जल है। युष में द्रव पदार्थ जल आदि में शिंबी, धान्य, मूंग, मसूर आदि को पकाकर जो तरल तैयार किया जाता है उसे ही हम युष कहते हैं, और इसमें अन्न 4 तोला, जल 64 तोला होता है। अब आते हैं कृष्ण, ठीक है, ये भी शॉर्ट में पूछा था, कृष्ण निर्माण विधि बताएं। तो जब प्रायः लोकमत में चावल मूंग की जो खिचड़ी बनाई जाती है उसे हम कृष्ण कहते हैं। तो यह चिकित्सा पथ्य भोजन के लिए एक हितकर बताई गई है। इसमें दाल और चावल हमें समान मात्रा में लेके पकाना है, कहीं कहीं दाल 1 भाग और चावल 2 भाग भी बोला गया है। 5 गुना जल में पकाने पर इसके बाद नमक, अदरक, हींग आदि डाल के जो बनती है दैट इज कृष्णा। फिर आपसे अलग अलग चीजें जैसे कि शुष्क द्रव्य स्वरस क्या, आर्द्र स्वरस क्या है, फिर आपका पुटपाक, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। की अगर बात करें तो जिन द्रव्यों का स्वरस नहीं निकलता उन्हें हम फूट कर कल्क बना लेते हैं, ठीक है। इसे पत्ते में लपेटकर एक मिट्टी ऊपर से लेप करके सुखाने पर आग में रखते हैं। जब वो लाल हो जाती है तो मिट्टी हटाकर क्या जो निकलता है उसका निचोड़ दैट इज पुटपाक विधि से वो निकाला गया है। संस्कार की डेफिनेशन, गुणंतरा ही धानम जो होता है दैट इज संस्कार मित्यर्थः संस्कार कारणम मतम। तो ये आपको बताई होगी, जो गुणों में स्वाभाविक गुणों में परिवर्तन लाते हैं उसे हम संस्कार कहते हैं। फिर आता है लवण भास्कर, तो इसमें सैंधव जो भी 5 प्रकार के लवण है उसमें से सैंधव, विड़ लवण, ठीक है। उसके बाद धनिया, पिपली, पिपली मूल, सहेजीरा, तेजपत्र, नाग केसर, तालिश पत्र आदि 2-2 तोला, समुद्री नमक 8 तोला, सौचर नमक 5 तोला, सब कुछ लेके जीरा, सौंठ, फिर उसके बाद अनारदाना, दालचीनी, इन सबसे जो मिलता है दैट इज लवण भास्कर चूर्ण। फिर नेक्स्ट आपको जो यहाँ याद रखना है मैंने बता दिया, लॉन्ग में पथ्य कल्पना आते हैं तो आपको पूरा याद करना है। फिर अलग अलग वर्णन है जैसे कि शुक धान्य में रक्षाली श्रेष्ठ है, शमी धान्य में मूंग बताए, शाक में वस्तुक जीवंती बताए, गौघृत बताए, लवण में सैंधव, गुग्ध में गौदुक, अम्ल में दाड़िम, तो आपको याद रखना है। फिर अलग अलग डिफरेंसेस है युष और यवागु में, क्वाथ और हिम में, ये आप रीड कर सकते हो। इसी तरीके से फांट प्रमथ्या का एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस पूछा जाता है। फांट में क्या 4 तोला तो औषध चूर्ण और 16 तोला पानी लिया गया, लेकिन 4 तोला औषध में
जो का चूर्ण बनाकर उसमें जल जो डालते हैं दैट इज प्रमथ्या। इसमें गुड़ मिश्री शहद मिलाकर बनाते हैं फांट में, और इसमें सौंठ धनिया बेलगिरी हरड़ आदि द्रव्य मिलाते हैं। मात्रा मृदु द्रव्यों की 4 तोला मध्य और 2 तोला जो बताई है तीक्ष्ण द्रव्यों की। यहाँ बताई गई 4 तोला मात्रा रोग और रोगी के देश काल पे डिपेंड करती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है। नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे याद रखना है, मंथ। मंथ क्या होता है, जब कूटे हुए किसी भी द्रव्यों के अंदर 4 तोला मात्रा बर्तन में लेकर उसमें 26 तोला पानी डालना है, ठीक है। उसके बाद इसे छान लेंगे। इसकी 8 तोला मात्रा दिन में 2 बार लेते हैं। यही सुश्रुत अनुसार सत्तू में घी डालकर जो बनाया जाता है उसे मंथ कहते हैं। फिर उसके बाद हिम कल्पना, ये भी पूछा जाता है। तो हिम कल्पना में ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है। 2 तोला औषध का चूर्ण और 12 तोला पानी, ठंडा पानी और प्रातः हाथ से मसलकर छान लेना ही हिम कल्पना कहलाती है। फिर यहाँ से हमने विलेपी शीतपाक पढ़ लिया, उष्णोदक और यवागु, ये सारा हो चुका है। आसव और अरिष्ट आपको पता होना चाहिए। आसव क्वाथ में द्रव कम पानी अधिक है, और इसमें अरिष्ट में पानी कम द्रव्य अधिक है। बिना क्वाथ बनाए जल में औषध गुड़ मधु आदि को ढाला जाता है संधान कल्पना के द्वारा। अरिष्ट में क्या औषधों का क्वाथ बना के इसमें गुड़ मधु ये सब संधान कल्पना के द्वारा डालकर रखा जाता है। बट यहाँ पे बिना क्वाथ बनाए और यहाँ पे क्वाथ बनाकर है। फिर आसव जो आसुएते गुण इति लिखा हुआ है, अरिष्टम क्या है, नरिष्यते इति, जो बिगड़ता नहीं है दैट इज अरिष्ट, ठीक है। आसव संधान होता है और अरिष्ट भी संधान है। इसके संधान का काल होता है, ये निश्चित अवधि तक ही वैलिड है, और यह सौम्य रक्त और बलवर्धक है, और ये रक्त एवं बलवर्धक ये भी है। ये आपका लिखा हुआ है। फिर रसोनवटी में जैसे कि छीली हुई काली उड़द की दाल लेकर दोनों को उसकी पिट्ठी सी बनानी है, और उसमें यथा मात्रा क्या मिलाना है, सैंधव नमक, फिर अदरक और हींग मिलाना है, और इसी को हम रसोनवटक कहते हैं। फिर औषध सेवन काल फॉर शॉर्ट, दिस इज मस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। तो आपको यहाँ से क्या याद रखना है औषध सेवन काल से, कि जो सूर्योदय के पश्चात प्रातः भोजन के समय, सायकाल भोजन के समय 12 बार सेवन, एवं रात्रि में औषध सेवन में इस तरीके से 10 बताए। क्या क्या, अभक्त, प्रागभक्त, अधोभक्त, मध्यभक्त, अंतराभक्त। फिर आपको बताया साभक, सामुद, मुहुमु, साग्रास और ग्रासांतर। ये सब रट लो, यही अगर अभी तक नहीं पढ़ा तो इसे याद कर लो, ये आता ही है, कंफर्म ही है। तो आभक्त मतलब सूर्य उदय के कुछ काल जैसे उदय हुआ है सूरज, उसके जस्ट बाद खाली पेट जो औषध लेते हैं दैट इज आभक्त अवस्था। औषध सेवन के जस्ट बाद हमने क्या खा लिया, अन्न सेवन, ठीक है, तो दैट इज प्राग भक्त। फिर उसके बाद अधोभक्त के भोजन के पश्चात जो औषध ली है। मध्य भक्त अल्प भोजन करा, फिर औषध ली, फिर बचा हुआ भोजन वापस करा। अंतराभक्त दोनों समय के भोजन जो मध्य औषध ली गई है। सभक्त मतलब पके अन्न में मिलाकर या अन्न के साथ ही मिक्स करके औषध लेना। भोजन के जस्ट बाद अंत में ही दी जाने वाली औषध समुद्ग। मुहुमु अन्न के बाद साथ साथ जो बराबर बराबर में थोड़ी थोड़ी मात्रा में देते जाएंगे दैट इज मुहुमु। साग्रास के प्रत्येक ग्रास के साथ जो औषध ली गई है उसे साग्रास कहेंगे। ग्रास अंतर 2 ग्रासों के बीच में। फिर अगेन ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग में आता है। स्पंज कषाय कल्पना में स्वरस कल क्वाथ हिमफांट, ठीक है, सबकी अलग अलग डेफिनेशन है जो आपको लर्न करनी है, अब तक तो हो भी गई होगी। फिर आते हैं कि इंपॉर्टेंट अर्क कल्पना। तो द्रव्यों को तरल में उबालकर जो विशेष यंत्र होता है उसे अर्क यंत्र की सहायता से भाप में उड़ाकर शीतल करते हैं, और इसको फिर इकट्ठा करना है। ये लघु एवं शीघ्र पाकी बताया गया है। विधि क्या, जिस द्रव्य का अर्क निकालना है, यदि वह मृदु है तो बिना कूटे, उसके बाद उसको क्या करना है, मोटा मोटा कूट कर साय काल में कढ़ाई में बर्तन में क्या करना है, स्टील के बर्तन में या मिट्टी के पात्र में 8 गुना जल भिगोकर रखना है। प्रातः फिर अर्क यंत्र में डालकर संधि बंधन करके उसको चूल्हे पर चढ़ा के मंद अग्नि देनी है। पात्र भर जो खाली भाग होता है उसमें ठंडा पानी भरते रहना है। फिर अर्क ठंडा होकर नली की जो नली लगी है उसको क्या करना है, गीले कपड़े से ठंडे रखते रहना है, अथवा नली के ठंडे पानी से गुजार देंगे तो भाप ठंडी होकर अर्क में जो परिवर्तित हो जाएगी उसी को हम क्या बोलेंगे, जितना जितना जल डाला है उसका 2/3 जब आ जाए तो बंद कर देना है। इसी विधि से अर्क निकाला जाता है। जैसे कि गुलाब से, देसी गुलाब की सुगंधित पत्तियों से जो पानी निकलता है वो गुलाब का। एक क्वेश्चन आ जाए कि गुड़ूची घन सत्व क्या होता है, तो गिलोय गुड़ूची को बोलते हैं। इनके छोटे छोटे टुकड़े कर देने हैं। मृदु या कठोर द्रव्य के अनुसार इसमें पानी डालना है, जैसे 4 गुना पानी डालना है अगर मृदु है, वरना 8 गुना। फिर मध्यम अग्नि पे इसका पाक करना है। फिर जब ये चतुर्थांश रह जाएगा उसे उतार कर छान ले और पुनः पात्र में डालकर मंद अग्नि पे इसको फिर पकाना है। अब जो अवलेह के समान तैयार होगा दैट विल बी सेड टू बी एज, जब गाढ़ा हो जाएगा तो गुड़ूची घन सत्व उसको बोलेंगे। फिर यहाँ से नेक्स्ट जो आपको पढ़ना है, जैसे कि यहाँ पर आपको अलग अलग कल्पनाओं का ही वर्णन है। तो यहाँ पे क्षार निर्माण से भी क्वेश्चन आते हैं। तो जिस वनस्पति का क्षार बनाना है उसका पंचांग सुखा लेना है। फिर सूखने पर लोहे पात्र या मिट्टी के मटके में डालकर उसे जलाना है। जब औषध की भस्म बन जाएगी तब उसे ठंडा होकर मिट्टी के पात्र में डालकर 6 गुना जल उसमें मिला के हाथ से मसलना और पात्र को ढक देना है।
जब रात्रि बीत जाएगी तो उसको खोलकर ऊपर आने वाले से जो ऊपर आ जाएगा उसको मले। फिर आधे जल के अंदर उसको हटा के फिर उसके अंदर 21 बार जब उसे छान लेंगे, जमी पे रखी हुई राख भी दूर करके, फिर अंत में पात्र में जो थोड़ा गाढ़ा भाग बचा है उसके ठंडा होने पे उसे उतार लें, तो जो बनेगा दैट विल बी क्षार। तो वाग्भट अनुसार क्षार के 10 गुण बताए गए, ना अधिक तीक्ष्ण, ना अधिक मृदु, ना शालक्षण पिच्छल, उसके बाद थोड़ा बहुत शालक्षण, फिर पिच्छल, शीघ्रगामी, श्वेत, शिखरणी, उसके बाद सुख पूर्वक जो शांत होने वाला हो, क्लेद उत्पन्न ना करे, और लास्ट में है अति पीड़ा फिर कभी ना दे, दैट इज क्षार के गुण। क्षार सूत्र निर्माण की भी विधि है कि जैसे धागे होते हैं इस प्रकार के हमें सूत्र तैयार करने के लिए तुअर के दूध में क्या डालना है, हरिद्रा चूर्ण, ठीक है। उसके बाद जो उसका उस सूत्र को कई बार भावित करके सुखाया जाता है, इससे जो तैयार होता है उसको अर्श भगंदर आदि रोगों में लगाया जाता है, दैट इज क्षार सूत्र। फिर आपको यहाँ से सत्व हमने पढ़ लिया, सत्व कल्पना, मासी कल्पना, मयूर पिच वासी, ये भी बताया था मैंने, मयूर पिच भस्म भी हो चुका है। वासा अवले की क्या घटक है, वासा का स्वरस, उसमें 4 किलोग्राम खांड में लेना है, घी लेना है 250 ग्राम, उसके अनुसार फिर चीनी की चाशनी, जब उसके अंदर इसको डालेंगे घी में पकाकर, ये काश श्वास रक्त प्रदर में यूज होती है। फिर अलग अलग आपको ये पढ़ना है, जैसे लवंग आदि वटी में लौंग, मरीच, बहेड़े की छाल समान मात्रा में लेके इसको फिर मिलाना है, फिर बबूल की छाल के क्वाथ में भावना देनी है। सप्तामृत लोहो भी इस तरीके से आपको उसके इंग्रेडिएंट्स याद रखने हैं। हेमगर पोटली मैंने अभी बताया था, ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। फिर आपको नेक्स्ट चिंचा पानक की मेरे एग्जाम में शॉर्ट में आया था, इंपॉर्टेंट है। जब आम के पन्ने की तरह हम इमली को पानी में भिगोना है, ठीक है, उसको मसलकर हाथ से छानकर उसमें शक्कर एवं त्रिकटु मिलाना होता है। फिर क्या करते हैं, चतुर्जात भी इसके अंदर मिलाते हैं, गर्मियों में ठंडा करके इसका उपयोग करते हैं और इससे शरीर की जो उष्णता है उसका नाश होता है। अम्लपित्त, अतिसार आदि रोगी में नहीं होते और कम मात्रा में इसको प्रयोग करना होता है। दशमूल अरिश, नारिकेल लवण में पूछा जाता है, पानी वाले नारियल को लेकर इसको जो आंख जैसे निशाने में छेद करते हैं, फिर उसमें 10 तोला हमने क्या डाला, सैंधव नमक भर दे, फिर छेद बंद कर दो और इस पर मिट्टी का लेप करके सूखने पर इसे कूट दे। ठंडा होने पर जब हम मिट्टी हटा लेंगे तो नारियल की गिरी एवं लवण को पीस कर रख ले और मात्रा में 1 से 2 मासा यूज करनी है। परिणाम शूल एवं पित्तशय अश्मरी में यूज होता है। हिंगवाष्टक चूर्ण, नवायस लो, तंडुलोदक, फलवर्ती, हींग, मधु, सैंधव को पीस कर जो वर्ती बनती है वो अंगुष्ठ के समान भिगोकर गोदाम में रखने से उदावृत नष्ट होता है, इसी को हम फलवर्ती। फिर यहाँ से ये आपको रीड करना है। स्नेह पाक सिद्धि, इसमें क्या, जब स्नेह का कल्क अग्नि में डालने पर किसी प्रकार का शब्द ना दे, कल्क जलने लगे और स्नेह सिद्ध समझ लेना चाहिए। घृत एवं तेल पाक के विशेष लक्षण यही है कि वो घृत का पाक होने पर झाग शांत हो जाते हैं किंतु तेल का पाक होने पर झाग उठते हैं, ये डिफरेंस है। और स्नेह सिद्धि के लिए कल्क को उठाकर अंगुष्ठ एवं उंगली के बीच में दबाने से बत्ती बनने लगती है, तो वो स्नेह सिद्धि समझनी चाहिए, तो आपको ये याद रखना है। फिर यही पंचगुण तेल भी इंपॉर्टेंट है। घृत मूर्छना की अगर बात करें तो 1 सेर घी अगर हमने मंद अग्नि पर चलाया है तो गर्म करने से अगर वो फेन रहित हो गया, अब उसमें हमने हरड़, विविध घी, आंवला तीनों चीज मिला के त्रिफला वाली, फिर हल्दी और नागरमोथा 4 तोला मिला के कूट कर चून करके उसमें नींबू के रस में पीस कर कल्क बनाना है और घी में समान मात्रा में जल मिलाकर मंद अग्नि पे कंटिन्यूअसली पकाने से जल के सूख जाने पर घृत क्या हो जाता है, मूर्छ। नेक्स्ट यहाँ से आपको बाकी सारा आप जस्ट रीड कर लो तो भी काम चल जाएगा। मेन पॉइंट्स मैं आपके बस कवर करा रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे अलग अलग गिलोय सत्व बता दिया। अलसी का उपनाह क्या होता है, अलसी के चूर्ण को जब आटे के साथ पकाकर केवल अकेले को वो थोड़ा सा लेप करते हैं तो शोष, शूल और मोच दूर हो जाती है। गंधक मलहर क्या होता है, स्वच्छ सिक्त तेल 6 तोला, गंधक एवं गिरी सिंदूर प्रत्येक आधा आधा तोला, टंकन तथा कपूर प्रत्येक 2-2 मशे लेकर क्या करना है, इसको पीस कर फिर सिक्त तेल में मिलाकर गंधक मलहर दद्रु एवं पामक के लिए अति लाभकारी बताई है। स्नेह की 2 योनियां होती है, स्थावर एंड जांगम। 4 प्रकार है, घृत, तेल, वसा, मज्जा, आपको पता ही होगा। फिर नेक्स्ट यहाँ से अलग अलग गुगलू, टाइप्स ऑफ गुगलू में त्रिफला गुगलू, योगराज गुगलू, फिर आपका शद्दोदघृत आपने बनाया होगा प्रैक्टिकल्स में, वो यहाँ लिखना है। अर्क लवण क्या होता है, सैंधव नमक को जब अर्क के पक्के पत्ते हांडी में रखकर उस पर डालें, पुनः पत्ते रखकर उसमें फिर नमक की थोड़ी सी अमाउंट डालेंगे, इसे कपड़ मिट्टी करके जब गजफुट में फूकते हैं तो ये खुद ही ठंडा होने पे जो बनता है दैट इज अर्क लवण। और ये किस चीज में यूजफुल है, स्प्लीनोमेगाली, इन सब रोगों में गुल में यूजफुल होता है। फिर आपको यहाँ से षडबिंदु तेल का निर्माण अगर देखें तो आरण मूल, तग्र, सौंफ, जीवंती, सैंधव, दालचीनी, मुलेठी, उसके बाद रासना सभी 64 तोला लेके कल्क करे और तिल तेल 3 सैर, बकरी का दूध 3 सैर और भांगर दैट इज भिंगराज का स्वरस 12 सैर, ये सब लेके जो मूर्छित तेल होता है उसको हम लोग यहाँ पे षडबिंदु तेल बोल रहे हैं। फिर यहाँ से आपको
सिधानिक आदि हिम की बात करें तो धान्य, अम्ल, वासा, मुनक्का, पित्त, पापड़ा इन द्रव्यों को सम मात्रा में लेना है, उसको आधा कूट लेना है। अगर यदि 2 तोला है तो 2 ही तोला जल रात भर भिगोकर रख दें मिट्टी के पात्र में। फिर हाथ से मसलकर इसका सेवन रक्तपित्त, पित्तज्वर, दाह, व्यास इन सब में करा जाता है। रसोन, शीरपाक, खजूर आदि मंद, अर्जुन शीरपाक ये तीनों इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसकी बात करें तो लहसुन के छिलके उतारकर उसकी कलियों को जब पीस के 4 गुना दूध में 4 गुना पानी के साथ मंद अग्नि पे पकाते हैं तो जब दूध मात्र शेष रह जाता है तो वो बनता है रसोन शीरपाक। इसका वातिक, गुल, मुदावरत, गृहस्थी में यूज होता है। खजूर आदि मंद अभी गर्मियों में लोग पीते भी। खजूर के पत्तों को कूटकर मिट्टी के बर्तन में 4 गुना ठंडा पानी डालकर जब मथते हैं तो जो छानने के बाद बनता है कृमि नाशक होता है, तो इसको खजूर आदि मंद कहते हैं। अर्जुन शीरबाग में अर्जुन की शाल का 2 तोला 16 तोला दूध 64 तोला पानी लेकर इसको जो मंद अग्नि पे उबालते हैं, फिर जब दूध मात्र शेष रह जाए इसमें शक्कर मिला के हृदय जन्य विकारों में बहुत यूजफुल होता है। इस तरीके से आप ये तुलसी स्वरस, अदरक स्वरस तो खुद ही लिख दोगे। अनुपान से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये आपको रीड करना है। नस्य कल्पना से लॉन्ग क्वेश्चन तो अलग अलग बताएं, जैसे कि नस्य कल्प क्या होता है, विभिन्न रोगों में नासा द्वारा जो औषध दी जाती है उसे हमें नस्य कल्प कहते हैं, जिसके अंदर अलग अलग टाइप्स बताए गए हैं, जैसे प्रतिमर्श, मर्श। ठीक है, तो अगर प्रतिमर्श पूछा जाता है सेपरेटली तो अंगुली से जो नासा मार्ग में स्नेह लगाना है दैट इज प्रतिमर्श। इसका अनेक कालों में प्रयोग बताए गए। ठीक है, ये सामान्य है। मर्श में स्नेह को पात्र में रखकर 2 पर्वों तक अंगुली में डुबोकर जितना स्नेह टपकता है उसे नासा में डालना मर्श कहलाता है। 10 बूंद उत्कृष्ट और 8 मध्यम और 6 क्या बताइए, ह्रस्व बताइए। नस्य के प्रकार अलग अलग है। शिरोविरेचन में 3 है, रेचन, तर्पण एवं शमन। रेचन में श्लेष्म में स्राव बढ़ जाता है, उसके बाद वो नासामार्ग से बाहर निकलने को इसको रेचन नस्य कहते हैं। तर्पण में शिरोगत एवं नासागत वात विकारों को दूर करने के लिए और पैथिक विकारों को शांत करने के लिए शमन है। फिर आपका नावन दैट इज मर्श, अवपीड़न, धापन, उसके बाद धूम और प्रतिमर्श। नावन में स्नेह का रस नस्य रूप में प्रयोग और नावन है, इसी को हम मर्श भी कहते हैं। शोधन एवं स्नेह 2 प्रकार का है। अवपीड़न में कल्क स्वरूप और क्वाथ का चूर्ण यूज होता है। धमापान में क्या है, इसके अंदर हम औषध के चूर्ण को नलिका द्वारा नासा रंध्रों में फूंकते हैं। ठीक है, ये शोधन का प्रकार है। और धूम में द्रव्यों का धूपन करके नासा में धूम ग्रहण करते हैं, इसी को धूम नस्य भी बोलते हैं। फिर आता है नेक्स्ट आपका यहाँ पे वस्ती के प्रकार बताए, कवल गंडूश, ये सब आप संस्कृत में पढ़ ही चुके हो। इससे फिर लॉन्ग क्वेश्चन आता है संधान कल्पना, जब द्रव्यों के क्वाथ अनादि उबालकर अकेले ही औषध द्रव्यों में गुड़ वगैरह मिलाकर कुछ समय के लिए जब संधान प्रक्रिया की जाती है उसको हम संधान कल्पना कहते हैं। फिर इसी में आसव, अरिष्ट वगैरह के सिद्धि लक्षण बताएं कि लकड़ी के बड़े बड़े पात्रों में प्राय संधान करते हैं। इसमें आसव अरिष्ट की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर पात्रों में कोई शब्द सुनाई देता है, प्राय 1 माह के बाद रखने पर ये जो शब्द है आना बंद हो जाता है। फिर इसको ढक्कन जो इसका है इसको खोलकर तिल्ली जलाकर देखते हैं। तिल्ली अगर जलती रहे और छानने की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, तिल्ली बुझने पर फिर से बंद कर देंगे, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन कम एवं कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होती है। तो छानकर जब बोतल भरने पर ढक्कन लगाकर बंद करके हिलाते हैं, फिर ढक्कन खोलने पर आसव के कच्चे होने पर तेज आवाज आती है। बोतल में झाग होते हैं, अधिक कच्चा हो तो हिलाने पर कार्क स्वतः उड़ जाता है। तो अतः इस सभी प्रश्नों से पता चलता है कि वो सिद्ध हुई है या नहीं। ये आपको रीड करना है फिर से। फिर ऐसी धान्य आम्ल के बारे में मथित सूरा, ये थोड़ा बहुत रीड करना है। लेप अगेन फॉर लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, रुगन स्थान पर जब हम औषधियों को पीसकर कल्क रूप में लगाते हैं उसी को लेप कहते हैं। 2 प्रकार का होता है, प्रलेप एंड प्रदेह। जो प्रलेप और प्रदेह ये वाइवा में भी पूछते हैं, डिफरेंस इन चरक। ठीक है, तो प्रलेप क्या है, रक्त एवं पित्त विकारों में यूजफुल है। शीतल औषधियों में पीसकर ठंडा लेप किया जाता है, इसी को प्रलेप कहते हैं। कफ और वात नाशक जो होता है, उष्ण वीर्य वाला जो होता है, उसको जब हम गर्म करके पीसकर गाढ़ा लगाते हैं, मोटा लगाते हैं, दैट इज प्रदेह। लेप में यदि स्नेह मिला ना हो तो उसे हम पित्तज रोगों में 6वां भाग, वातज में 4था भाग, कफज में हम क्या करते हैं 8वां भाग यूज करते हैं। उपनाह की अगर बात करें तो अदसी, जौ, गेहूं आदि के चूर्ण जब जल, तक्र, कांजी, सीरका, गौमूत्र आदि में द्रव, हल्दी, नमक, सुहागा इन सबके साथ औषध चूर्ण जब थोड़ा बहुत घी और तेल में मिलाकर अग्नि पर पाक करते हैं, पकने पर अगर कपड़े में रखे और एवं ऊपर भी कपड़ा रखे तो प्रभावी स्थान को जो उष्णता प्रोवाइड करता है, शोथ, व्रण, शोथ, मोच में यूजफुल रहता है, उसे हम उपनाह कहते हैं। फिर आपको यहीं से जैसे राग शाडव की बात करें तो कच्चे आम आदि को गुड़ या खांड के साथ पकाने में उसमें थोड़ा तेल, सॉल्ट मिलाने पे जो बनता है दैट इज राग शाडव। फिर लेप के कुछ नियम है, कब कब लगाना है ये रीड कर सकते हो। विडालक क्या होता है, जब पश्चिम को छोड़कर नेत्र की पलकों पर जो लेप किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, विडालक। ठीक है, लिए मुख लेप, धूमपान वगैरह। पारद के दोष
फॉर लॉन्ग मैंने कल भी बताया है वैसे। तो पारद में जैसे प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यौगिक, नैसर्गिक और कंचुकी, औपाधिक भी बोलते हैं। यौगिक में नाग और वंग याद रखो, नैसर्गिक में विष, अग्नि, मल और कंचुकी दोष जो होता है उसको हम उपाधिक दोष बोलते हैं। फिर फर्दर इसके अंदर क्या बताया, जैसे भूमिज, खनिज, जलज, नागज, नागज से दो, वांगज और वंगज से ये वाले। जैसे अगर हम भूमिज से बोले तो परपटी में मिलता है पाटिनी, जलज का भेदी, द्रावी नागज, नागज कई मलकर्णी, अंधकारी वंगज में और ध्वांशी। नैसर्गिक दोष के ये भारत के स्वाभाविक नेचुरल दोष है, भारत खनिज रूप में प्राप्त होते हैं, उसके अंदर ऑलरेडी जो प्रभाव से दोष प्रेजेंट होते हैं जैसे विष, अग्नि, मल, ये 3 नैसर्गिक दोष बताए गए हैं। विष के द्वारा मृत्यु बताइए, अग्नि से ताप बताया है, मल दोष से मूर्छा। यौगिक क्या होता है, जब खनिज के अतिरिक्त लाभ चाहने वाले व्यापारी उसमें कुछ मिक्स कर देंगे, जैसे नाग एवं वंग को मिला देते हैं, तो खनिज रूप में ये दोनों घुलनशील होने के कारण भारत में मिल जाते हैं और मिश्रित होने के कारण इन्हें हम यौगिक दोष कहते हैं। और इनकी अशुद्धि में सेवन करने के कारण जड़ता, आदमन, कुष्ठ आदि रोग उत्पन्न होते हैं। तो जैसे नाग दोष को कैसे दूर करेंगे, गृहदु, मीट का चूर्ण, हरिद्रा, इन सबको बारीक ऊन के साथ मर्दन करके। वंग दोष का बताया, अंकोल, हल्दी चूर्ण के साथ मर्दन। अग्नि दोष में चित्रक मूल बताया, चपल दोष में अमलतास की छाल और असह अग्नि के अंदर घोखरू चूर्ण बताया है। फिर दोष एवं हानि, जैसे विष दोष मारण के लिए, वन्ही दोष दैट इज आग, संताप के लिए मल, मूर्छा। नाग दोष क्या बताया, जाडेता, अध्यमन और वंग दोष कुष्ठ। भूमिज दोष कुष्ठ, गिरीश से जड़ता, वारिज से वात रोग वृद्धि, नाग से अनेक दोष और वंग दोष से अनेक रोगों की उत्पत्ति। सप्त परपटी दोष हानि क्या है, परपटी, पाटिनी, भेदी, द्रावी, मलकारी, अंधकारी और ध्वंसी। तो शरीर त्वचा जैसा पपड़ी जैसा रोग होगा, पाटिनी में पट जाएगा, विस्फोटक होगा, भेदी में मल भेदन अधिक होगा। दोष जब धातुओं में द्रावण करके अत्यधिक पतलापन कर देंगे तो द्रावी। शारीरिक दोष जब बढ़कर मलिन हो जाएंगे तो मलकारी। आंखों के आगे अंधकार छाएगा तो अंधत्व की वजह से अंधकारी। ध्वांशी में वाक्य में रुक्षता, कर्कशता उत्पन्न होती है। ठीक है। फिर सामान्य संस्कार मैंने कल ही बताए थे क्या क्या होते हैं, स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, ऊर्ध्वपातन, अधो, तिर्यक, भोदन और नियमन। तो ये बिल्कुल यहाँ से रट लो, ठीक है। भारत के संस्कार कल भी प्रीवियस वीडियो में भी कवर हो चुका है, बट यहाँ से आप एक बार अच्छे से लॉन्ग आंसर में आएगा ये आपका फॉर श्योर, तो आप इसको याद कर लेना। नेक्स्ट यहाँ से मकर ध्वज के निर्माण हमने कल पढ़ लिया, गुण वगैरह। रसभंग भी कल सारे पढ़ लिए थे। महारस, उपरस के बारे में भी पढ़ लिया। एक बार साधारण रस अगर देखें तो साधारण रस के अंदर हमें अलग अलग बताया गया, कमपिल्लक, गौरी पाषाण, नवसादर, करपद, अग्निजार, गिरी, सिंदूर, आपका हिंगुल, ठीक है। मूर्ध संघ 8 साधारण द्रव्य बताए गए हैं, तो इसी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। फिर हमने अभ्रक भी रीड कर लिया था, तो यहाँ से पढ़ सकते हो। पिनाक उसका एक टाइप है, जिस अभ्रक को अग्नि पर तपाने में पत्र आसानी से जो है अलग अलग हो जाते हैं, धनुष की तरह मुड़ने लगता है, उसे हम पिनाक बोलते हैं। फिर नाग है, मंडूक है और वज्र है। माक्षिक का कभी पढ़ा था, स्वर्ण माक्षिक और रजत माक्षिक, अलग अलग टाइप। ये आता है आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट शिलाजीत के ऊपर। तो शिलाजीत उत्तम वाजीकर बताया, रसायन बताया, प्रमेय मूत्र संबंधी रोग में, कृमि में, शक्ति से अग्नि मानदेय में लाभदायक है। कर्पूर गंधी होता है, मूत्र कृच में, अश्मरी में, कामला में यूजफुल होता है। शुद्ध शिलाजीत जो होता है प्रवर मात्रा में 4 तोला, मध्यम 2 और अवर मात्रा में 1 तोला। इसकी प्रयोग विधि जो है प्रवर काल में 7 सप्ताह बताइए, मध्यम काल में 3 तक और अवर में 1 सप्ताह। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट। और इसके हमें क्या आते हैं, टाइप्स आते हैं विद गुण, टाइप्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो पढ़ना है आपको। लोह धातु में मैंने कल ही बताया था, शुद्ध लोह, पोती लोह और मिश्र लोह, ये भी हो चुका है। बाकी सारे क्वेश्चंस रिपीटेड है, मैंने कवर करवा दिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई हैव ट्राइड टू कवर ऑल द important questions in the single video. Do like, share and subscribe, and just stay tuned, and you can check out my Telegram channel for further PDFs. Thank you so much for watching this video.